नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का कोर्स तो हम ऑलरेडी आपको करा चुके हैं कंप्लीट, पर फिर से हम जो उसके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें हम सबसे लेटेस्ट के प्रश्न 2019 को शामिल करते हुए और कुछ नए प्रश्नों को शामिल करते हुए लगभग 100 प्रश्न जो है वो देखेंगे। इन प्रश्नों को हम दो पार्ट में देखेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर जो है वो पहला, जिसमें कुल 50 प्रश्न आज के पार्ट में हम जो है वो देखेंगे। सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी हम साथ में जानते चलेंगे जिसमें आवश्यकता होगी, इसीलिए हम एक प्रश्न में केवल 50 प्रश्न जो है वो देख रहे हैं। तो इसी प्रकार हम और भी सब्जेक्ट को जो है वो धीरे-धीरे जो है वो शामिल करेंगे और कंप्लीट जो है आपको सभी सब्जेक्ट के इसी प्रकार वन लाइनर और भी जो लघु उत्तरीय प्रश्न लोग कह रहे थे उनको भी सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कराएँगे। डीएलएड 4 सेमेस्टर का कंप्लीट कोर्स की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर आप जाकर सभी सीरियल वाइज वीडियो ऑलरेडी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास की जो प्रामाणिकता है उसके संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक इनमें से कौन है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, लैमार्क, डार्विन, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका स वाला ऑप्शन सही होगा कि आ तथा बा दोनों ही जैव विकास जो है उसकी प्रामाणिकता के संदर्भ में बहुचर्चित वैज्ञानिक के अंतर्गत आते हैं। यदि बात की जाए लैमार्क की, तो लैमार्क जो है आपके पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जो कशेरुकी, रीढ़ की हड्डी आप जानते होंगे, कशेरुकी और अकशेरुकी जो जीव होते हैं उसमें भेद जो है इन्होंने जो है वो किया था। और सबसे पहले इन्होंने इनवर्टिब्रेट शब्द का उपयोग भी जो है वो इन्होंने किया था। इनके बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको ये पता होना चाहिए, सन 1802 से संबंधित। सन 1802 में इन्होंने जीव या पौधों के अध्ययन के लिए बायोलॉजी शब्द का जो है वो प्रयोग किया था। ये इनके संबंध में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यदि डार्विन के बारे में, तो डार्विन के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये ध्यान रखिएगा कि क्रम विकास का जो सिद्धांत का प्रतिपादन है वो चार्ल्स डार्विन ने जो है वो किया था। आपने देखा होगा बहुत सी पुस्तकों में भी फोटो बनी होती है कि पहले जो इंसान था वो बंदरों की तरह झुक के चलता था, फिर धीरे 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 उसका क्रमिक विकास होता चला गया। तो वही चार्ल्स डार्विन जो है इन्होंने ही क्रम विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो दूसरा प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास के अंतर्गत जीवों की संरचना में समानताएं हैं। समरूप या समवृत्ति रचनाएं, समजात रचनाएं, आ और बा दोनों या इनमें से कोई नहीं। जैव विकास के अंतर्गत बात की गई है, जीवों की जो संरचनाएं हैं उसमें समानताएं जो है वो इनमें से किसमें जो है वो होंगी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि समजात यहाँ पर वर्ड लिखा है और यहाँ पर समरूप वर्ड लिखा है। ये दोनों चीजें आखिर होती क्या है, कोर्स में भी आपके हैं और डेफिनेशन भी आपसे पूछ ली जाती है। समजात यदि अंगों की बात की जाए तो उन अंगों की हम इसके अंतर्गत रखते हैं जो उत्पत्ति तथा संरचना में तो समान होते हैं पर कार्य में आपके जो है वो भिन्न होते हैं। किसमें? कार्य जो है इसमें भिन्न होते हैं। बस एक मेन पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा कि किसमें जो है वो भिन्न होते हैं, बाकी दूसरे से आप याद रख सकते हैं कि उत्पत्ति और संरचना में समान होते हैं, कार्य में भिन्न होते हैं। समरूप में क्या होता है? समरूप में वे अंग जो समान कार्य करते हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न होती है, वे आपके समरूप जो है वो अंग कहलाते हैं। तो अब बात करते हैं प्रश्न में क्या पूछा गया। प्रश्न में पूछा गया है जीवों की संरचना में समानता हो। संरचना किसमें समान होती है? मैंने आपको बताया समजात में होती है, परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिए समरूप या समवृत्ति रचनाएं भी लिखा हुआ है। तो समजात और यहाँ पर समवृत्ति इसी का एक कह सकते हैं अन्य रूप के आधार पर लिख दिया गया है। तो आप दोनों को टिक करेंगे, यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो आपका जो है ऑप्शन नंबर सा वाला जो है वो होगा, यानी कि आ तथा बा जो है वो दोनों, ये आपका यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होगा। परंतु यदि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि
अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में तो समान होते हैं पर कार्य में भिन्न होते हैं, उन्हें हम किस में रखते हैं, तो समजात में जो है वो हम रखते हैं। ठीक, आप यहाँ पर समजात रचनाओं को कर सकते थे यदि यहाँ पर समजात अंग ऑप्शन में दिया होता और पहले वाले में आपको समरूप अंग दिया होता, तब आप समजात को टिक करते। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं, प्राकृतिक चयनवाद किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादित जो है वो किया था। चार ऑप्शन है, लैमार्क, डार्विन, ग्रेगर, जॉन मेंडल या जगदीश चंद्र बोस। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका डार्विन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक चयनवाद को ही एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो नाम है आपका प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत भी इसी को कहते हैं, प्राकृतिक चयनवाद भी इसी को कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन भी इसी को कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, आप देखते हैं बहुत सी चीजें क्या होती हैं, अपने आप स्वतः प्रकृति ऐसा चयन करती है कि वो चीजें धीरे धीरे जो है वो गायब हो जाती हैं। तो वही जो डार्विन है, इन्होंने जो है, चार्ल्स डार्विन जो है, इन्होंने इसकी नींव रखी थी, इसका प्रचार प्रसार किया था और इन्होंने ही बताया था इस नेचुरल सिलेक्शन जो है इसके बारे में। तो आपका बा जो है वो सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के अजैविक घटक जो है वो कौन से हैं। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ, जलवायु या ये सभी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो यहाँ पर आप मेन चीज समझिए कि जो अजैविक घटक होता है वो क्या होता है, तो आप आंसर स्वतः लगा ले जाएंगे। यहाँ पर दो टाइप होते हैं आपका, एक होता है जैविक, ये जो एक्चुअल में है ये पारितंत्र जो है उसके घटक के अंतर्गत जो है वो आता है, पारितंत्र के घटक के अंतर्गत। एक आपका आता है जैविक और एक आता है आपका अजैविक। जैविक का मतलब ही होता है जीवित वस्तु को दर्शा रहा है, कोई जीवित जीव को दर्शाने की जब बात की जाती है तो आपका क्या होता है, जैविक होता है। अजैविक में निर्जीव चीजों की बात की जाती है, जैसे कि आपका कार्बनिक पदार्थ क्या है, निर्जीव है, जलवायु निर्जीव है, अकार्बनिक पदार्थ निर्जीव है। तो ये सभी यहाँ पर उत्तर बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। तो आपने इस प्रकार से समझा। इसके साथ साथ ये भी समझिए कि इस अजैविक घटक में और क्या क्या आता है। तो आपका भौतिक कारक में जैसे कि टेम्परेचर हो गया, आर्द्रता हो गया, प्रकाश हो गया, वायुमंडलीय दाब हो गया, ये सभी अजैविक घटक के अंतर्गत भौतिक जो कारक होते हैं उसमें आते हैं। ये जो आपका बा वाला ऑप्शन लिखा हुआ है, यानी कि अकार्बनिक जो पदार्थ लिखा हुआ है ऑप्शन, इसके अंतर्गत यदि बात करें तो ये आपका इसके अंतर्गत जल आता है, ऑक्सीजन आता है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सभी अकार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। कार्बनिक पदार्थ में क्या क्या आते हैं, जैसे कि आपका प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, लिपिड हो गया, ये सभी आपके कार्बनिक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो ये सभी इस प्रकार से डिवीजन हो रखा है। हो सकता हो प्रश्न आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक के अकार्बनिक पदार्थ में आता है। मैंने आपको बताया कार्बनिक में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें आती हैं जितनी, वो इसमें आती हैं, जल भी इसी में आता है। तो ये सभी इस प्रकार से आपके हो जाएंगे। थोड़ा सा बात करते हैं जैविक घटक की भी। जब यहाँ पर अजैविक की बात हुई है तो जैविक घटक में आपकी जो चीजें आती हैं वो तीन चीजें आती हैं। कौन कौन सी? पहली आपकी आती है उत्पादक, दूसरी आती है आपकी उपभोक्ता और तीसरा आता है आपका अपघटक। तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये तीनों घटक किसमें आते हैं? जैविक घटक में। समझ में आपको अवश्य आ गया होगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र की संरचना के जैविक घटक हैं। मैंने आपको जैविक घटक अभी बताए, अब आप यहाँ से गलत बिल्कुल नहीं करेंगे। उत्पादक जैसे हरे पौधे, उपभोक्ता जैसे शाकाहारी और मांसाहारी, अपघटक और अपरदभोजी या ये सभी। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की। तो यहाँ पर उत्पादक, उपभोक्ता मैंने दोनों ही बताए थे, अपघटक भी बताया था, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, उत्पादक जैसे कि आपके हरे पौधे होते हैं, उपभोक्ता जैसे कि शाकाहारी और मांसाहारी, अपघटक को अपरदभोजी कहते हैं। तो ये सभी इसके अन्य नाम के अंतर्गत भी ध्यान रखिएगा, यानी कि उसके एग्जाम्पल के तौर पर आप ध्यान रख सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो छठा प्रश्न कह रहा है कि एक सरल आहार श्रृंखला के स्तर क्या होते हैं। उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सभी। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा।
तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका बिल्कुल सरल आहार श्रृंखला के स्तर में आपका उत्पादक भी आता है, प्राथमिक उपभोक्ता भी आता है, द्वितीयक उपभोक्ता भी आता है, सभी आते हैं। तो ये सभी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक घास स्थल में खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। घास स्थल की बात की गई है, तो घास, टिड्डा, गिरगिट, छिपकली, बाज, फिर हरे पौधे, चूहे, बिल्ली, सांप, बाज, शेर, इसी प्रकार घास व पौधे, खरगोश, भेड़, हिरण, भेड़िया, शेर, चीता या ये सभी। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है ये सभी खाद्य श्रृंखलाएं हैं। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या होता है? जैसे कि जो घास है उसको कौन खाता है? टिड्डा खाता है। टिड्डा को कौन खाता है? गिरगिट खाता है। गिरगिट को कौन खाता है? छिपकली। या गिरगिट और छिपकली दोनों ही आप कह सकते हैं टिड्डा को खाता है। और इसी प्रकार आगे इन दोनों को बाज खाता है। तो ये आपका एक खाद्य श्रृंखला का जो है वो स्तर है। तो वही आपसे पूछा गया, इनमें कौन सी ऐसी खाद्य श्रृंखला है जो घास स्थल में जो है देखी जाती है, इससे संबंधित होगी। तो बात करते हैं ऑप्शन ए बी सी डी में से, तीनों ही आपकी घास स्थल में होती हैं। तो ये सभी आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे यहाँ पर घास स्थल हो गया, इसी प्रकार जल में पूछ लिया जाता है। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग लेवल से प्रश्न जो है वो देखने को मिलते हैं। आठवां प्रश्न देखते हैं, जैव विकास को प्रमाणित जो है वो किया जा सकता है जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना के द्वारा, शरीर क्रिया विज्ञान के द्वारा, आनुवांशिकी के द्वारा या सभी के द्वारा। चार ऑप्शन है, बताना है आपको जैव विकास को किसके द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं जैव विकास को आप जीवों की तुलनात्मक शरीर रचना के अनुसार कर सकते हैं, ये तो आपका सही है। शरीर क्रिया विज्ञान में भी आप कर सकते हैं, आनुवांशिकी के द्वारा भी कर सकते हैं। जब दो ही ऑप्शन सही हो गए तो बाकी आपको ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त सभी के द्वारा आपका सही हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। नवां प्रश्न कह रहा है कि जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किन दो सिद्धांतों का समीकरण है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछा गया है लैमार्कवाद और डार्विनवाद। दूसरा ऑप्शन दे रखा है डार्विनवाद और वेलेस का सिद्धांत। तीसरा कह रहा है डार्विनवाद और डी ब्रीच का उत्परिवर्तन का सिद्धांत। और चौथा कह रहा है लैमार्कवाद और डी ब्रीच जो है उसका उत्परिवर्तन सिद्धांत। बताना आपको जैव विकास का आधुनिक सिद्धांत किन दो सिद्धांतों का जो है वो समीकरण है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा वाला जो है वो सही होगा, यानी कि डार्विनवाद और डी ब्रीच का उत्परिवर्तन सिद्धांत, इन्हीं दोनों का जो है वो मिश्रण आप कह सकते हैं या समीकरण के आधार पर आप कह सकते हैं, इन दोनों का जो है वो है। तो आपका ऑप्शन सा जो है वो सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है। फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक आपको बताना है मेंडल है, लैमार्क है, डार्विन है या बीजमैन है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बा लैमार्क जो है वो सही हो जाएगा, फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक के लेखक। तो इनकी जो है वो पुस्तक है, नाम इनका ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 11 लैमार्कवाद का आधार जो है वो है जाति उद्भवन है या उपार्जित लक्षणों की वंशागति है, जनसंख्या गतिकी है या जीवन संघर्ष है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा आपका सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ब वाला बिल्कुल सही होगा। लैमार्कवाद का आधार है उपार्जित लक्षणों की वंशागति, इसीलिए उपार्जित लक्षणों की वंशागति के सिद्धांत के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, लैमार्क, डार्विन, ह्यूगो डी ब्रीच या मेंडल। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सा ह्यूगो डी ब्रीच आपका जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये सभी याद रखने वाले हैं, नाम याद रखिएगा। 13 प्रश्न देखते हैं, उत्परिवर्तन का कारण जो है वो है जीन परिवर्तन, जीवन संघर्ष, उद्विकास या प्राकृतिक चयन। चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर आ जीन
उत्परिवर्तन बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्परिवर्तन में मैंने आपको बताया भी था, तो मैंने फास्ट रिवीजन कराया था इससे पहले वाले बैच के लिए कि जनक पौधों से भिन्न होना चाहिए, इसीलिए जीन परिवर्तन उसका रीजन जो है वो होता है। तो आ आपका यहाँ पर ऑप्शन सही हो जाएगा। 14 प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किस वर्ष जो है वो किया गया। चार ऑप्शन है 1935, 1936, 1835 या 1938। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, बात करते हैं उत्तर की, तो आपका 1935 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और सबसे ज्यादा प्रश्न आप देखते हैं यूपी टेट में ये पूछा जाता है कि पारिस्थितिक तंत्र जो है इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसने किया था, तो टॉन्सले ने किया था। नाम इनका ध्यान रखिएगा, TANSLEY, ये आपका ई जो है वो लिखा हुआ है। तो टांसले जो है इन्होंने किया था पारिस्थितिक तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, और कब किया था, तो 1935 में जो है वो किया था। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 15 खनिज जो है वो पाए जाते हैं पृथ्वी के तल पर, भूपर्पटी में, समुद्र में या सभी जगह। तो चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल चारों ही सही हैं, चारों जगह पाए जाते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। 16 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी वस्तु संक्षारित हो सकती है। संक्षारित क्या होता है, नष्ट हो सकती है। लकड़ी की मेज, स्टील की कुर्सी, तेल लेपित लोहे की छड़ या खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़। चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं उत्तर की, लास्ट वाला आपका सही होगा, खुले स्थान पर रखी लोहे की छड़, क्योंकि खुले स्थान पर रखी है तो ऑक्सीजन की क्रिया करके कह सकते हैं उसमें जंग लगेगी, जिससे उसका संक्षारण होगा, नष्ट होगी, तो यही आपका सही होगा। 17 प्रश्न कह रहा है कि बॉक्साइट जो है वो किसका अयस्क है, सोडियम का, लोहे का, एल्यूमिनियम का या कॉपर का। तो चार ऑप्शन में से बताना है आपको बॉक्साइट किसका अयस्क जो है वो होता है। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो सभी, तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार और भी सब्जेक्ट में अच्छे अच्छे वीडियो आपको इसी प्रकार जो है वो कराता रहूं। बात करते हैं उत्तर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल एल्यूमिनियम आपका सही होगा। बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क, और ये बॉक्साइट ड नहीं होता, ये टा होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से इसके अयस्क होते हैं, तो ये आपका बॉक्साइट एल्यूमिनियम के अयस्क में बॉक्साइट तो होता ही है, उसके साथ साथ आपका क्रायोलाइट भी होता है, उसके साथ साथ आपका कोरंडम भी होता है, इसके साथ साथ आपका डायस्पार होता है। तो ये मुख्य मुख्य होते हैं, चार ही होते हैं इसके मुख्यतः, तो ये आपको पता होना चाहिए। और भी अच्छा अयस्कों की बात करें तो आपका गैलेना बहुत पूछा जाता है कि किसका जो है वो अयस्क है, तो ध्यान रखिएगा सीसा का गैलेना जो है वो अयस्क होता है। और लोहे के अयस्क भी पूछे जाते हैं। लोहे के अयस्क में जैसे कि मैग्नेटाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया, सिडेराइट हो गया, ये सभी किसके हैं, लोहे के अयस्क। तो आगे जैसे जैसे प्रश्न आएगा हम उनको भी साथ में जानते चलेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन सी सांद्रण की विधि आपको बताना है नहीं है। ध्यान दीजिए प्रश्न में नहीं वर्ड यूज किया गया है। पेन प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण, निस्तापन या गुरुत्वीय पृथक्करण। बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सी सांद्रण की विधि जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सी सही होगी। बात करते हैं उत्तर की। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि जो सांद्रण है या अयस्क का सांद्रण है वो होता क्या है। आप देखते हैं कोई भी खदान से कोई भी चीज निकाली जाती है, कोई अयस्क निकाला जाता है, तो उसमें क्या होता है, मिट्टी है, रेत है, पत्थर है, बहुत सी अशुद्धियां होती हैं। तो इन्हीं को हम, जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें हम गैंग के नाम से जानते हैं, गैंग या हिंदी में अधात्री के नाम से जानते हैं। तो अयस्क से जो अशुद्धियां होती हैं उसको अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम अयस्क का सांद्रण के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये तो बेसिक चीज आपने समझी। अब ये समझिए कि कौन कौन सी विधि इसमें होती है। तो फेन प्लवन विधि आपकी होती है, जिसमें आप देखेंगे तो फेना वगैरह जो होता है बुलबुले के द्वारा उसमें से जो अशुद्धियां वो अलग की जाती है। चुंबकीय पृथक्करण विधि भी होती है, जिसमें लोहे की जो चीजें होती हैं उसको अलग करने के लिए यूज किया था। और गुरुत्वीय पृथक्करण विधि भी होती है। ये तीनों तो होती हैं, परंतु निस्तापन आपकी नहीं होती है, यानी आपका ऑप्शन यहाँ पर सा जो है वो सही हो जाएगा। और आपकी जो
गुरुत्वीय पृथक्करण विधि होती है, इसमें क्या होता है कह सकते हैं गुरुत्व पर ही आधारित होता है। इसमें जो धातु और अधात्री के कण होते हैं उसके विशिष्ट गुरुत्व के अंतर पर ही इसमें डिपेंड करता है, इसलिए इसे गुरुत्वीय पृथक्करण नाम दिया जाता है। इसमें एक्चुअल में जो इसमें मशीन होती है वो कुछ इस प्रकार से तिरछा होती है, इसमें जो भी अशुद्धियाँ होती हैं वो गिराई जाती है और पानी की तेज धारा भी गिराई जाती है, जिससे आपकी अशुद्धियाँ अलग होती हैं। यही सारे प्रोसेस जो है वो होते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 19 परावर्तनी भट्टी के भाग आपसे यहाँ पर जो है वो पूछे गए हैं। अग्नि स्थान, भट्टी का तल, चिमनी या ये सभी। देखिए परावर्तनी जो भट्टी है इसका चित्र भी आपसे पूछा जा सकता है कि नामांकित चित्र बनाइए। इसकी प्रैक्टिस अवश्य कर लीजिएगा, मैं आपको प्रैक्टिस तो अवश्य कराऊंगा, जब फास्ट रिवीजन कराऊंगा तो वहां पर अवश्य कराऊंगा, पर ध्यान मैं अभी से बता दे रहा हूँ इसका चित्र भी आपसे पूछा जाता है। तो उसमें ये चारों चीजें आती हैं, अग्नि स्थान भी आता है, भट्टी का तल भी आता है, चिमनी भी आती है, यानी उत्तर आपका ये सभी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि परावर्तनी जो भट्टी है उसमें भर्जन जो है वो करते हैं टिन स्टोन यानी कि SnO2 का, गैलेना यानी कि PbS का। देखिए मैंने गैलेना ही पूछा था आपसे कि गैलेना किसका अयस्क है, तो सीसा का अयस्क होता है। कॉपर पाइराइट का यानी कि CuFeS2 का, या उपरोक्त सभी का। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन लास्ट वाला सभी जो है वो हो जाएगा, यानी कि परावर्तनी भट्टी में जो भर्जन है वो इन सभी का करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके नए हैं, जो मैं आपको करा चुका हूँ इससे पहले, उनमें ये सभी प्रश्न आपके जो है वो नहीं थे। ये मैं आपको सबसे लेटेस्ट बुक जो है वो लेकर आया हूँ, आप ही के लिए खरीदी है मैंने, तो आप ही के लिए जो करा रहा हूँ मैं प्रश्न, कोशिश कीजिएगा इनको याद कर लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कथा कहानी की तरह देख कर इसको छोड़ दीजिएगा। एक बार फिर से देख लीजिएगा और इनको सभी को याद कर लीजिएगा, ताकि अच्छे अंक आपके आ सकें। आपके अच्छे अंक आएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने आपके लिए जो इतनी महीनों से मेहनत की है कहीं ना कहीं वो जो है वो सफल हुई। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 21। धातुएं होती हैं उष्मा की, कुचालक होती हैं, सुचालक होती हैं, दोनों होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो धातुएं जो है आपकी उष्मा की सुचालक होती हैं, तो यही आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। सुचालक कुचालक क्या होता है, जिसमें उष्मा का प्रवाह हो जाए वो आप कह सकते हैं सुचालक, जिसमें ना हो वो आपकी हो जाएंगी कुचालक। अगला देखते हैं 22 प्रश्न। धातुओं का भौतिक गुण है, चमकदार सतह है, कठोरता है, आघात वर्धनीयता है, या ये सभी है। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ये सभी इसके गुण होते हैं। बहुत बार प्रश्न में आपसे ये लघु में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि धातुओं के भौतिक गुण बताइए, तो आप ये सब लिखेंगे पॉइंट, इनको याद रखिएगा कि धातुओं में कठोरता का गुण होता है, आघात वर्धनीयता का गुण होता है। अब जिसको आघात वर्धनीयता नहीं पता है वो भी मैं बता देता हूँ। आघात वर्धनीयता क्या होती है, कोई भी आप धातु लीजिए उसको आप पीटिए, तो पीटने से क्या होता है, दो ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो धातु जो है वो टूट कर अलग बिखर जाएगी, या तो ये होगा वो पिसती चली जाएगी और आप इतनी उसमें आघात वर्धनीयता होगी कि वो पतले तार की तरह भी आप उसे बना सकते हैं, पर वो टूटेगी नहीं। तो ये जो पतले तार की तरह बना सकते हैं ये आपका आघात वर्धनीयता का गुण दर्शाता है। जैसे आप देखते हैं कि जो चांदी की मिठाइयों पर आप देखते हैं वो परत टाइप की होती है, चढ़ाई जो जाती है, तो वर्क, शायद उसको वर्क बोलते हैं, चांदी की जो वर्क चढ़ाई जाती है वो जो आपकी उस पर चढ़ाई जाती है उसमें आघात वर्धनीयता का गुण होता है। तो यही होता है कि आप धातुओं को पीट कर बढ़ा सके, उसमें गुण वो पाया जा रहा है, तो वो आपका आघात वर्धनीयता में आता है। यदि वो टूट जाए तो उनमें वो गुण नहीं है। अगला है अयस्क के रूप हैं, ऑक्सीकृत अयस्क, हैलाइड, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका ऑक्सीकृत अयस्क भी है अयस्क के रूप में, हैलाइड भी है, तो आ और बा दोनों आपका सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 24। खनिजों के रूप हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, खनिज ईंधन, या ये सभी। तो चार ऑप्शन है, आप सभी जानते हैं ये सभी होते हैं खनिजों के रूप, ये आपका ऑप्शन दा वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित जो अशुद्धियां होती हैं उनको क्या कहते हैं, अधात्री कहते हैं, जारण कहते हैं, निस्तापन कहते हैं, या अमलगम कहते हैं। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से समझिए कि पृथ्वी से जो प्राप्त अयस्क होते हैं
उसमें मिश्रित जो अशुद्धियां होती हैं उसको किस नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पर पूछा गया है। निस्तापन वर्ड आपका इससे पहले भी आया था, यहाँ भी आया, चलिए इसको भी समझ लेते हैं। एक्चुअल में आपसे निस्तापन और भर्जन में डिफरेंस काफी पूछा जाता है। निस्तापन और भर्जन में, निस्तापन क्या होता है, कोई भी आप सांद्रित अयस्क ले लीजिए, उसको वायु की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति मतलब प्रेजेंस ना हो, वायु की अनुपस्थिति में उसके गलनांक बिंदु से कम ताप पर आप गर्म करते हैं, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी निस्तापन कहलाती है। भर्जन क्या होती है, वही आपका सांद्रित अयस्क फिर से हो, पर वही प्रक्रिया आप दोहराएं पर वायु की अधिकता में हो, और वायु की अधिकता में जो सल्फाइड है उसके अयस्क जो है उसको गलनांक से अधिक ताप पर गर्म करके उसके जो ऑक्साइड है उसमें बदलने की प्रक्रिया को भर्जन के नाम से जानते हैं। तो इसमें सांद्रित अयस्क ही नहीं, आप सल्फाइड के अयस्क को भी रखते हैं, इस टाइप से भी आप कह सकते हैं। मेन आपको दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है, एक में वायु की अनुपस्थिति और एक में जो है वो उपस्थिति या अधिकता, यही दो मेन डिफरेंस इसमें जो है वो होते हैं। अन्य यहाँ पर जो ऑप्शन है उनकी भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लिखा है आपका अमलगम, इसको समझिए क्या होता है। अमलगम हम कहते हैं पारा या अन्य कोई धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी जो मिश्र धातु होती है उसी को हम अमलगम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो जो मेन सभी पूछे जाते हैं मैंने बता दिया है। बात करते हैं यहाँ पर आंसर की कौन सा सही होगा, तो पृथ्वी से प्राप्त अयस्कों में मिश्रित जो अशुद्धियां होती हैं उन्हें अधात्री के नाम से जानते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, अधात्री के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न 26 कह रहा है धातु निष्कर्षण की जो विधि है वो इनमें से कौन सी है, आसवन विधि है, द्रवण विधि है, या खरपरण विधि है, या उपरोक्त सभी। चार ऑप्शन है, बताना है आपको धातु निष्कर्षण की विधि कौन सी है। तो धातु निष्कर्षण में लगभग सभी विधियों का आप यूज करते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि प्रश्न आपका पिछले वाला जो 2019 में डीएलएड 2017 बैच का जो पेपर हुआ था चतुर्थ सेमेस्टर का, यहां से प्रश्न आपका पूछा गया था। एक आपको दे रखी, जैसे यहाँ पर पीतल दे रखा है वहां पर भी दे रखा था, उसमें पूछा था कौन कौन सी मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। तो पीतल में होते हैं, आपसे पूछा गया है, बताना है आपको, Cu व Sn होते हैं, Cu और Ni होते हैं, Cu व Zn होता है यानी मिश्रण होता है इनका, या Mg और Al होता है। आपसे मिश्रण पूछा गया कि किसका किसका जो है वो होता है। और यहाँ पर कहते किसको क्या है उसको भी समझ लीजिए। Cu जो लिखा है इसे हम कॉपर कहते हैं, Sn जो लिखा है इसे हम टिन कहते हैं। Sn में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, इसे हम टिन कहते हैं। Cu लिखा है कॉपर, बता चुका हूँ। Ni या निकिल होता है, Cu कॉपर ही होता है, Zn जिंक होता है आपका, Mg मैग्नीशियम होता है, और Al आपका एल्यूमिनियम होता है। तो पीतल किसका किसका मिश्रण होता है ये आपको बताना है। चलिए बात कर लेते हैं ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर सा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, यानी कि कॉपर और जिंक जो है इसका मिश्रण होता है। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो कॉपर है इसी को हम तांबा के नाम से जानते हैं। तो तांबा और जिंक का मिश्रण आपका होता है पीतल। और संस्कृत में जो पीत है उसका अर्थ पीला होता है। थोड़ा सा अलग से इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो मेन आपका ऑप्शन सा सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 28, कॉपर पायराइट का सूत्र जो है वो है CuFeS2, Cu2S, Cu2O या CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन ABCD में से कॉपर पायराइट का सूत्र इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ऑप्शन आ वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। CuFeS2 आपका कॉपर पायराइट का सूत्र होता है। Cu2S यदि आपसे पूछ लिया जाए तो ये कॉपर ग्लांस का जो है वो सूत्र होता है। और यदि यहाँ पर Cu2O लिखा है ये पूछ लिया जाए तो ये डाई कॉपर ऑक्साइड का सूत्र होता है। कॉपर ग्लांस, डाई कॉपर ऑक्साइड, और ये CuFeS2 यानी कि कॉपर पायराइड। सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है CuFeS2, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 29। प्रश्न कह रहा है मेंडलीव की आवर्त सारणी के लाभ जो है वो हैं सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायक, नए तत्वों की खोज तथा अनुसंधान में सहायक, तत्वों के गुणों के अध्ययन में सुविधाजनक, या ये सभी। तो चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। बिल्कुल आपका चारों ही सही है, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। इनकी विशेषताएं ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है।
अगला प्रश्न कह रहा है कि मंडलीक की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या जो है वो कितनी है? 7, 8, 9 या 15। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। मेंडलीव की पूछा गया है, संशोधित नहीं पूछा गया है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आपका 7 सही हो जाएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या 7 जो है आपकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसी लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन के प्रति जो संयोजकता होती है वो बढ़ती चली जाती है, घटती जाती है, एक समान रहती है, या पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका यही वाला ऑप्शन सही होगा कि पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है। यदि लघु आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की हाइड्रोजन की प्रति संयोजकता की बात की जाए तो इसमें बहुत से अलग अलग मानक होते हैं, जैसे कि त्रिज्या की बात हो गई या किसी भी गुण की बात हो गई, उसमें भी पूछ लिया जाएगा कि आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे बढ़ रहे हैं, दाएं से बाएं जा रहे हैं, तो क्या चीज घट रही है बढ़ रही है, इस प्रकार से। जैसे कि अगला भी प्रश्न देखिए इसी पर बेस्ड है कि किसी आवर्त में बाएं से दाएं बढ़ने पर तत्वों की धन विद्युत प्रकृति बढ़ती है, धात्विकता बढ़ती जाती है, आयनिक त्रिज्या बढ़ती जाती है, या ऑक्साइड की क्षारीय प्रकृति घटती जाती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ऑक्साइड की जो क्षारीय प्रकृति जो है वो घटती जाती है। अगला भी प्रश्न देखिए इसी पर बेस्ड है कि किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर, ये सभी जो बात की जा रही है ना ऊपर से नीचे, ये सभी आवर्त सारणी को लेकर यहाँ पर पूछा गया है। तो पूछा गया है कि आयनिक त्रिज्या घटती जाती है, सुचालकता बढ़ती जाती है, घनत्व बढ़ता जाता है, या धात्विकता बढ़ती जाती है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो बिल्कुल आपका दा वाला ऑप्शन धात्विकता जो है वो बढ़ती जाती है, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मैं आपको ये भी यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं कि मेंडलीव की आवर्त सारणी जो है, इसमें आपको बेसिक चीज अवश्य पता होना चाहिए कि किस पर फोकस किया गया। वो मैं आपको फास्ट रिवीजन में भी बताऊंगा, पर यदि आप पढ़ रहे हैं खुद से तो इस चीज को ध्यान दीजिएगा। प्रश्न आपका अगला कह रहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में एक दोष यह है कि, तो दोष आपको बताना है कौन सा इसमें से है। तो दोष यही आपका सा वाला देखिए जो लिखा है कि सर्वथा भिन्न गुणों वाले तत्व एक ही समूह में स्थान पा गए, बस यही आपका सबसे मुख्य जो है वो आपको दोष देखने को मिलता है। अगला प्रश्न 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, कूलाम, वोल्ट, एम्पियर या सेकंड। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में, तो सा वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, एम्पियर जो है इसका मात्रक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 36 शुष्क सेल में किस पदार्थ की जो छड़ होती है वो एनोड का कार्य जो है वो करती है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम या बोरान। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि शुष्क सेल होता क्या है। शुष्क सेल होता है आपका एक प्रकार का विद्युत रासायनिक सेल, जो कि आप कह सकते हैं कम बिजली से चल सकने वाले जो पोर्टेबल विद्युत युक्तियां होती है, जैसे कि ट्रांजिस्टर, रेडियो हो गया, टॉर्च हो गया, कैलकुलेटर हो गया, इन सब में जो है वो यूज में जो है वो आते हैं। अब बात करते हैं आंसर की कि शुष्क सेल में किस पदार्थ की छड़ एनोड का कार्य करती है, तो कार्बन आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। और यदि आपसे प्रश्न में पूछ लिया जाए शुष्क सेल के प्रकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, एक होता है आपका प्राथमिक शुष्क सेल और एक होता है आपका द्वितीयक शुष्क सेल। प्राथमिक शुष्क सेल क्या होता है, जिन्हें डिस्चार्ज होने के बाद हम पुनः चार्ज जो है वो नहीं कर सकते। जैसे आप लाते हैं घड़ी में सेल जो डालते हैं, वो एक बार पूरे जब आप यूज कर लेते हैं उनको फेंक देते हैं, उनको आप चार्ज नहीं कर सकते। द्वितीयक जो आपका शुष्क सेल होता है, उन्हें आप डिस्चार्ज होने के बाद पुनः चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रिमर यूज कर रहे हैं या और भी ऐसी चीज यूज करते हैं, टॉर्च या लाइट भी आपकी ऐसी आती है जिनको आप फिर से चार्ज कर लेते हो, अंदर बैटरी लगी होती है। तो वो प्रकार के जो आपके सेल आते हैं द्वितीयक शुष्क सेल, उन्हें जो है हम कहते हैं, उनको हम इस कैटेगरी में जो है वो रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 37 किस सेल को पुनः आवेशित किया जा सकता है, सीसा संचायक सेल, वोल्टीय सेल, शुष्क सेल या डेनियल सेल। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं उत्तर की ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन में से बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो पहला आपका ऑप्शन सही होगा, सीसा संचायक सेल, जिसको आप पुनः आवेशित जो है वो कर सकते हैं या किया जा सकता है। अगला प्रश्न 38 देखते हैं, वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है, विद्युत धारा मापी जाती है, 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, विद्युत ऊर्जा मापी जाती है, या आवेश जो है वो मापा जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है।
4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। वोल्टमीटर तो आपसे बहुत बार अति लघु में डायरेक्ट प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा। तो वोल्टमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है? दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। इसको एकदम रट लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वोल्ट मीटर के द्वारा, या इसको हम डेफिनेशन में लिखें तो कह सकते हैं एक मापन यंत्र है जो कि किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग जो है वो किया जाता है। आविष्कार इसका किसने किया था? तो हेंस ऑरेस्टेड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने वोल्ट मीटर का आविष्कार जो है वो किया था। वोल्ट मीटर की बात यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। देखते हैं 39 प्रश्न। प्राचीन काल में चुंबक का उपयोग नाविक करते थे, किस लिए करते थे? दूरी ज्ञात करने में, समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए, पवन की दिशा ज्ञात करने के लिए, या ये सभी? तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा इनमें से सही होगा। काफी लोग यहाँ पर गलती क्या करेंगे, इनमें से कोई नहीं टिक कर देंगे, सोचेंगे चुंबक का यूज इनमें कैसे हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, चुंबक का यूज होता था समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए। आपका बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे? जो आप देखते हैं, जो हाथ में आप बहुत सी हॉलीवुड मूवीज में आपने देखा होगा, उनके पास एक कंपास टाइप का होता है जो दिशा बताता था, उसमें एक मैग्नेट लगा होता है। वही आपका जो चुंबक का उपयोग के संबंध में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, नाविक करते हैं, तो उसी के संबंध में आप कह सकते हैं कि समुद्री यात्रा में दिशा ज्ञात करने के लिए जो है वो यूज करते हैं। तो बा वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 प्रश्न देखते हैं। चुंबक के गुण हैं दैसिक यानी कि उत्तर दक्षिण दिशा बताने वाला गुण, लौह चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर खींचना, या आ व बा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका दोनों गुण होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है। तो आ व बा दोनों, ये आपका सही हो जाएगा। 10 प्रश्न आपके और शेष रह गए क्योंकि मैंने 50 प्रश्न एक पार्ट में जो है आपसे कहा था। आप सभी लोगों से पूछा भी था मैंने कि कितने बजे एक नई क्लास जो है वो स्टार्ट करें, तो अधिकतर लोगों ने समय जो बताया था वो मॉर्निंग का बताया था। तभी ये वीडियो भी हम मॉर्निंग में ही जो है वो देख रहे हैं। अब ये मेन पॉइंट यहाँ पर है कि समय किस हिसाब से मिलता है, कि इस मॉर्निंग की वीडियो को अल्टरनेट डे पर हम रखेंगे या डायरेक्ट प्रत्येक दिन आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको सूचित आगे जो है वो समय के अनुसार जो है वो कर दूंगा। प्रश्न देखते हैं 41। चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है स्पर्श विधि के द्वारा, विद्युत प्रवाह विधि के द्वारा, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो स्पर्श विधि के द्वारा भी किया जा सकता है, विद्युत प्रवाह विधि के द्वारा तो किया ही जा सकता है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार से वायर लपेटे जाते हैं, तो विद्युत प्रवाह से आपका चुंबकीय पदार्थों को चुंबकित किया जा सकता है। यानी उत्तर आपका आ व बा दोनों जो है वो सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न जो है वो 42। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतनी सारी हम आपके लिए बैक टू बैक मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका जो है वो वीडियो पर बनता ही है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए बेकार नहीं जा रही है। तो कोशिश कीजिए, यदि आप कर सकते हैं वीडियो को लाइक, तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा। शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो जुड़ भी जाइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि आगे भी इसी प्रकार बैक टू बैक बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। प्रश्न देखते हैं 42। चुंबक के प्रकार आपको बताना है, प्राकृतिक चुंबक, कृत्रिम चुंबक, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल यहाँ पर भी दोनों सही होगा, दोनों ही आपके टाइप के अंतर्गत जो है वो आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 43। प्रश्न कह रहा है कि चुंबक जो है उसका प्रभाव अधिक दिनों तक बनाए जो है वो रखा जा सकता है। अब 4 ऑप्शन है, चुंबक को जो है वो गर्म नहीं करना चाहिए, दूसरा कह रहा है चुंबक को ठोकना पीटना नहीं चाहिए, दो चुंबकों को रगड़ना नहीं चाहिए, या सभी। तो सभी आपके बिल्कुल सही होंगे। क्यों? ये सभी रीजन होते हैं जो आपके जो चुंबक हैं उसको नष्ट होने के रीजन के अंतर्गत आते हैं। अगर आप चुंबक को गर्म करेंगे तो नष्ट हो जाएगी। तो वही आपसे पूछा है कि अधिक दिनों तक यदि आप बनाए रखना चाहते हैं सही, तो ये सभी चीजें जो है आपको नहीं करना चाहिए। यहाँ पर देखिए नहीं नहीं लिखा है, तो आपका ऑप्शन द उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। 44 प्रश्न कह रहा है कि एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर छड़ हो जाती है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, धन आवेशित, ऋण आवेशित, या दोनों आवेश हैं, या कोई आवेश नहीं। 4 ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा ऑप्शन ABCD में से। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका ऋण आवेशित जो है वो सही हो जाएगा, एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर। और यही प्रश्न आपका दूसरे तरीके से भी पूछा जाता है। वहां पर एबोनाइट की छड़ को रेशम से रगड़ने पर नहीं लिखा होता है, उसमें लिखा होता है एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की जो खाल है उस पर रगड़ने से
जो क्षण है उस पर कौन सा आवेश हो जाता है या कौन सा आवेश हमें प्राप्त होता है, तो ऋण आवेश प्राप्त होता है, वहाँ पर भी आपका सही होगा। और जो मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये साइंस लेवल पर आपको अलग-अलग जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उसमें देखने को मिलता है। प्रश्न अगला देखते हैं 45 आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3 या 4, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल आप सभी जानते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋण आवेश, एक धन आवेश, तो 2 ही आपका सही हो जाएगा। 46 प्रश्न देखते हैं, चुंबक द्वारा आकर्षित होता है लकड़ी का बुरादा, कांच का बुरादा, लोहे का बुरादा या तांबे का बुरादा? तो आप सभी जानते हैं चुंबक द्वारा आकर्षित क्या होता है, तो लोहे का बुरादा आपका होता है। तो आप कह सकते हैं सा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 47 प्रश्न कह रहा है कि चुंबकीय प्रभाव आर पार जो है वो नहीं निकल पाता है किसके? अच्छा प्रश्न है। लोहे की चादर से या कांच की पट्टी से, लकड़ी के तख्ते से या कागज से? तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो आ वाला आपका ऑप्शन सही होगा, यानी कि लोहे की चादर से चुंबकीय प्रभाव आर पार जो है वो नहीं निकल पाता है। 48 प्रश्न देखते हैं, अचुंबकीय पदार्थ है, निकिल है, लोहा है, कोबाल्ट है या सोना है? 4 ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको अचुंबकीय पदार्थ जो है इनमें से कौन सा जो है वो होगा, निकिल, लोहा, कोबाल्ट या सोना? बात करते हैं उत्तर की, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन सोना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न 49। दैनिक जीवन में प्रायः कितने प्रकार की विद्युत धारा का प्रयोग जो है वो होता है? 4, 2, 3 या 5? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप जानते हैं कौन-कौन से टाइप्स होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर 4, 2, 3 या 5 ऑप्शन दे रखा है। बात करते हैं उत्तर की, तो 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एक होता है आपका एसी, एक होता है आपका डीसी, एक होता है अल्टरनेटिव करंट और एक होता है डायरेक्ट करंट। यही चीज़ आप कह सकते हैं हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा। तो आपका ऑप्शन बा जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछूंगा लास्ट में। इसका सेकंड पार्ट जो आएगा उसको अवश्य देख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मैं आपको सन 2016, 17, 18, 19 सभी साल के पेपर जो है जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब उसमें जो है कवर हो जाएंगे। तो उसको अवश्य जो है वो देख लीजिएगा, ताकि प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन आप देख लेंगे तो आपको उससे एक अंदाज़ा लगता है कि कैसा पेपर आपसे पूछा जा सकता है। प्रश्न देखते हैं आपका। सेल के प्रकार हैं प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल, हा व बा दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा, सा आपका सही होगा। दोनों ही आपके सेल के प्रकार जो है वो होते हैं। एक प्रश्न मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ जिसका आपको आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताना है। और प्रश्न आपका ये है कि लाल रुधिर कणिका का जीवन काल होता है 120 दिन, 107 दिन, 127 दिन या 157 दिन? तो ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। आंसर मैं इसका बताऊंगा इसी का जो नेक्स्ट पार्ट होगा 2, उसमें बाकी बचे 50 जो प्रश्न है वो हम देख लेंगे, जिससे 100 प्रश्न आपके साइंस के चतुर्थ सेमेस्टर के पूरे कंप्लीट हो जाएंगे विज्ञान के। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ अवश्य लीजिएगा। तो मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।